नमस्कार दोस्तों 2025 एपटेक 20 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, यह आपका अपना चैनल है। वीडियो को लाइक करें। कल हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिए थे दोस्तों। आज 22वां क्वेश्चन है कि ग्लूकोज निम्नलिखित में से किसके जल अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर है दोस्तों राइबोज। यह ANM 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ग्लूकोज के बहुलक स्टार्च और सुक्रोज मोसेलेज या सीरा भी सुक्रोज का ही रूप है। ये सभी ग्लूकोज से मिलकर बड़े कार्बोहाइड्रेट हैं। इन्हें पानी में तोड़ने पर वापस ग्लूकोज प्राप्त होता है। राइबोज की भिन्नता। इसके विपरीत राइबोज स्वयं एक सरल 5 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड शर्करा है जो RNA में पाई जाती है। चूँकि यह ग्लूकोज का बहुलक नहीं है, इसलिए इसके जल अपघटन से कभी ग्लूकोज प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों 23वां क्वेश्चन है कि विटामिन के निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। रिकेट्स, रक्त का जमाव गुण, स्कर्वी या गले में खराश। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रक्त का जमाव गुण। विटामिन के का जैविक महत्व देखते हैं। यह वसा में घुलनशील एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है जो हमारे यकृत लीवर में कुछ विशिष्ट प्रोटीनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। रक्त का थक्का जमना। यह शरीर में कोई चोट लगती है तो प्रोथ्रोम्बिन जैसे प्रोटीन रक्त का थक्का जमाते हैं, रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं दोस्तों। चलिए 24वां क्वेश्चन है कि झिल्ली ग्रेन्युलोसा के ठीक बाहर डिंब को निवेशित करने वाली झिल्ली है। इसका राइट आंसर है दोस्तों थेका इंटरना। डिंब ग्रंथि की संरचना स्तनधारियों की ओवरी में जब अंडे का विकास होता है तो वह ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं की कई परतों से घिरा होता है जो उसे पोषण देती हैं। फिर आता है बाहरी आवरण का निर्माण। जैसे जैसे यह फॉलिकल परिपक्व होता है, इस ग्रेन्युलोसा परत के ठीक बाहर कनेक्टिव ऊतक जमा होकर एक नई दोहरी सुरक्षात्मक झिल्ली बना लेता है जिसे थेका कहा जाता है दोस्तों। थेका इंटरना की स्थिति। इस थेका की जो परत ग्रेन्युलोसा कोशिकाओं के बिल्कुल सटकर अंदर की ओर होती है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है, उसे थेका इंटरना कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है दोस्तों ANM 2024 में आया हुआ कि ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल एक अंतःस्रावी अंग बन जाता है जिसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों छिद्रल अंग या इंटरस्टिशियल ऑर्गन। ओव्यूलेशन की घटना। मासिक धर्म के मध्य में परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और अपना अंडा बाहर निकाल देता है। संरचनात्मक बदलाव। अंडा बाहर निकलने के बाद फटे हुए फॉलिकल का बचा हुआ हिस्सा तुरंत एक पीले रंग की अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि में बदल जाता है जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में शुक्राणु गतिशील हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों अधिवृषण या एपिडीमस। इसका शुक्राणु का उत्पादन मानव पुरुष प्रजनन तंत्र में शुक्राणु का प्रारंभिक निर्माण वृषण के भीतर मौजूद सेमिनिफेरस नलिकाओं में होता है, लेकिन बनने के तुरंत बाद शुक्राणु पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और वे स्वयं तैर नहीं सकते। परिपक्वता का स्थान। वृषण से निकलने के बाद वे एक लंबी कुंडलित ट्यूब अधिवृषण में जाकर कुछ समय के लिए जमा हो जाते हैं। गतिशीलता प्राप्त करना। ऐसी एपिडीमिस के भीतर ही शुक्राणु अपना
पूर्ण विकास करते हैं और तैरने के लिए आवश्यक फ्लैजेला पूंछ की गतिशीलता सफलतापूर्वक प्राप्त करते हैं। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों कि मेंडल ने मटर के साथ अपने अध्ययन के प्रकाशन के लिए कितने जोड़े विपरीत पात्रों को चुना था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 7। अनुवांशिकी के ऐतिहासिक प्रयोग। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का जनक कहते हैं दोस्तों, ने वंशानुक्रम हेरिडिटी के अपने नियमों को स्थापित करने के लिए मटर, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सैटाइवम के पौधे का अत्यंत सावधानीपूर्वक चुनाव किया। विपरीत लक्षणों का चयन। उन्होंने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर के पौधों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले ठीक 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का विस्तृत अध्ययन किया था दोस्तों। लक्षणों का विवरण। इसमें पौधे की ऊंचाई, लंबा बौना, बीज का आकार, गोल झुर्रीदार, बीज का रंग, फली का आकार, फली का रंग, फूल का रंग और फूल की स्थिति शामिल थी। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों ANM 2024 में आया कि जीवों को फेनोटाइपिक रूप से समान लेकिन जीनोटाइपिक रूप से भिन्न को खालिस्तान कहते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों विषम युग्मनज या हेटेरोजाइगस। फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप का अर्थ है जीव का बाहरी रूप, जैसे मटर का पौधा लंबा है, जबकि जीनोटाइप का अर्थ है उसके अंदर का जीन संयोजन, जैसे TT या कैपिटल T स्मॉल t। विषय युग्मजी का गुण। यदि कोई पौधा विषम युग्मजी है तो उसके पास एक लंबा और एक बौना होता है, लेकिन प्रभावी नियमों के कारण वह बाहर से बिल्कुल शुद्ध लंबे पौधे के समान दिखाई देता है। स्पष्ट भिन्नता। इस प्रकार के दोनों TT और कैपिटल T स्मॉल t जीव के बाहर से बिल्कुल एक समान दिखते हैं, लेकिन उनका आंतरिक जीन संयोजन पूरी तरह से भिन्न होता है। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों कि जीनोटाइप RRYY से किस प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो इसका आंसर है दोस्तों A। दोस्तों यह 2025-26 के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपकी आने वाली MP प्लस ASI SI ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह एपटेक के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यह एपटेक कंपनी के द्वारा करवाए गए हैं, तो आप लेवल देख सकते हैं कितना हाई है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल के नियम के अनुसार जब कोई जीव किन्हीं 2 लक्षणों के लिए विषम युग्मनजी होता है तो युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के समय ये जीन एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर अलग होते हैं। संयोजन की प्रक्रिया। R जीन स्वतंत्र रूप से Y या स्मॉल y के साथ जुड़ सकता है। इस प्रकार R जीन भी स्वतंत्र रूप से Y या Y के साथ जुड़ सकता है। अंतिम युग्मक। इस प्रकार सभी संभावित योजनाओं से कुल 4 अलग अलग प्रकार के युग्मक RR RY समान मात्रा में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 30। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम खालिस्तान के लिए लागू होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल सभी गैर लिंक्ड जीन के लिए। सही उत्तर D, केवल सभी गैर क्लिंड के लिए। स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। यह नियम बताता है दोस्तों कि 2 अलग अलग लक्षणों के जीन युग्मक बनते समय एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अलग अलग संतानों में जाते हैं। लिंकेज का अपवाद। यदि 2 अलग अलग लक्षणों के जीन एक ही गुणसूत्र पर एक दूसरे के बहुत पास मौजूद होते हैं तो वे एक साथ ही विरासत में जाते हैं और यह स्वतंत्र नियम पूरी तरह से विफल हो जाता है। लागू होने की शर्त क्या है। इसलिए मेंडल का यह सिद्धांत प्रतिसिद्ध नियम केवल और केवल उन्हीं जीनों के लिए सत्य साबित होता है जो अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हों या 2 एक दूसरे से पूरी तरह से गैर लिंक्ड हों।
प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। दूध की संरचना। प्राकृतिक दूध में लैक्टोज नामक एक विशेष प्रकार की शर्करा प्रचुर मात्रा में मौजूद होती है। बैक्टीरिया का जैविक कार्य। लैक्टोबैसिलस नामक मित्र बैक्टीरिया जब दूध में अपनी वृद्धि करता है तो वह इस लैक्टोज शर्करा को किण्वित करके लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। दही का निर्माण। इसी उत्पन्न हुए लैक्टिक अम्ल के कारण दूध का प्रोटीन जमने लगता है, जिससे तरल दूध गाढ़े और खट्टे दही के रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 आता है कि साइक्लोस्पोरिन ए जो कि एक प्रतिरक्षा निरोध एवं प्रतिजीवी है उत्पादित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम। औषधीय उपयोग। साइक्लोस्पोरिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन रक्षा दवा है। इसका उपयोग मुख्य रूप से आर्गन ट्रांसप्लांट में किया जाता है। जैविक स्रोत। यह अत्यंत मूल्यवान जैव सक्रिय अणु का उत्पादन व्यावसायिक स्तर पर एक विशेष प्रकार के कवक से प्राकृतिक रूप से इसको प्राप्त किया जाता है। इसके कवक का नाम है, एक विशिष्ट कवक का वैज्ञानिक नाम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरियम है। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोगों और उनके कारक तत्वों का गलत मिलान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कारियस बुगरीशिया मलय। सही कारक तत्व। बीमारियों की परजीवी और बैक्टीरिया के नाम जीव विज्ञान के अनुसार बिल्कुल सटीक और सही रूप से मिलाए गए हैं। ए, बी और सी बिल्कुल सही हैं दोस्तों, जैसे फाइलेरिया बुचेरिया बेनफ्राप्टी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संरचनात्मक जीन में डीएनए स्ट्रैंड की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर है बी। प्रमोटर संरचनात्मक जीन के 3 सिरे पर मौजूद होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की संरचना। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया में 3 मुख्य भाग होते हैं दोस्तों, प्रमोटर, संरचनात्मक जीन और टर्मिनेटर। दोनों स्ट्रैंड की ध्रुवता 5 और 3 से हमेशा विपरीत होती है। दोस्तों यह साइंस है, जीव विज्ञान है, जो कि थोड़ी टफ होती है। अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़ी हैं तो यह आपको समझ में कम आ सकते हैं। यह उनके लिए लाभदायी हैं जो पहले से थ्योरी पढ़े हुए हैं। दोस्तों स्थान का नियम। जीव विज्ञान के मानक नियमों के अनुसार प्रमोटर और टर्मिनेटर का स्थान हमेशा कोडिंग स्ट्रैंड का संदर्भ में ही बताया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रमुख पौधे के जीनोटाइप को निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टेस्ट क्रॉस। जीनोटाइप जानने की समस्या। यदि पौधा बाहरी रूप से प्रभावी गुण दिखा रहा है तो यह जानना संभव है कि वह अंदर से शुद्ध है या लंबा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द जीन पूल में एक एलील की आवृत्ति और एक निश्चित स्थान पर एलील की कुल संख्या के अनुपात का वर्णन करता है। राइट आंसर है दोस्तों जीन आवृत्ति। जीन पूल की संरचना। किसी भी प्रजाति की पूरी आबादी में मौजूद सभी जीनों को उसके विभिन्न रूपों के संपूर्ण संग्रह को जीन पूल कहा जाता है। अनुपात की गणना। इस विशाल जीन पूल में एक विशिष्ट स्थान पर मौजूद कुल एलीज में कोई एक विशेष एलीज होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है कि विकासवादी दृष्टि से हम मनुष्यों में किससे पूर्वज समानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिंपांजी।
आधुनिक विज्ञान और विकासवाद के अनुसार आज पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव एक आम पूर्वज से विकसित हुए हैं। सबसे निकटतम संबंधी। इस भारी आनुवंशिकता समानता और शारीरिक संरचना के आधार पर यह पूर्णतः सिद्ध है कि विकासवादी दृष्टि से मनुष्यों का सबसे निकटतम जीवित रिश्तेदार और सबसे अधिक पूर्वज समानता वाला जीव चिंपांजी है। निम्नलिखित में से कौन एक हेल्डोहोक्सिस का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो टोडोस है, इसका राइट आंसर फ्रक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज या राइबोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सामान्यतः फलों में पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फ्रक्टोज। ताज़ी पकी हुई फलों के रसों, बेरी, जड़ वाली सब्जियों और प्राकृतिक शहद में जो मीठी शर्करा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे रसायन विज्ञान में फ्रक्टोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों कि ग्लूकोज से एथेनॉल कैसे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर है डी, ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन करके। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि एर्गे कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? एर्गे कैल्सीफेरॉल यह है विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह मुख्य रूप से दो सक्रिय रासायनिक रूपों में पाया जाता है, विटामिन D2 और D3। विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है जो सूर्य के प्रकाश से हमारी त्वचा में बनता है, जबकि विटामिन D2 का ही वैज्ञानिक और रासायनिक नाम एर्गोकैल्सिफेरॉल है। विटामिन D2 के स्रोत। यह एर्गोकैल्सिफेरॉल मुख्य रूप से पौधों, फफूंद, मशरूम, ईस्ट द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों में प्राकृतिक रूप से संश्लेषित होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम क्वेश्चन नंबर 42 से कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओव्यूलेशन के समय डिंब का झिल्लीदार बाहरी आवरण क्या होता है? चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।